हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर 3 वाटर रिसोर्स क्लास 10। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि वाटर रिसोर्स, वाटर की क्या रिक्वायरमेंट है, वाटर के क्या क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या है, डैम के क्या यूज है, पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट। उस इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वाटर जो आपका हार्वेस्टिंग करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग या डिफरेंट टाइप के वाटर हार्वेस्टिंग जिसमें हम वाटर को बचाने की बात करें तो कैसे हम करते हैं, मेथड क्या रहेगी, इसको इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें एक पॉइंट है और वो पॉइंट क्या है कि वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी। जैसे हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया एक डाइवर्स नेशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स, और उसमें से वाटर की अवेलेबिलिटी के बेस पे भी इंडिया एक डाइवर्स नेशन है। जैसे इंडिया में एक जगह लाइज करता है जिसका नाम मार्सेन राम है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वाटर रेनफॉल रिसीव करता है, यानी सबसे ज्यादा वाटरफॉल वहीं पर होती है। तो लेकिन इसके साथ साथ दुनिया क्या, इंडिया में कुछ ऐसे भी रीजन है जहाँ पे रेनफॉल काफी कम होती है। और राजस्थान वाले रीजन की बात करते हैं, राजस्थान में जो थार डेजर्ट है, वेस्टर्न रीजन है, जैसलमेर और बीकानेर, जहाँ पे लेस देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। जबकि यही बात हम मार्सेन राम की करते हैं तो वहां पर 1120 रेनफॉल होती है। तो एक ही कंट्री में लाइज करने वाले दो जगहों के बीच में रेनफॉल में इतनी ज्यादा डिफरेंसेस, ये डाइवर्सिटी को शो करता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे इवनली हम वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या लद्दाख की बात करते हैं तो वहां पर भी काफी कम रेनफॉल होती है। तो इसके पीछे मेजर रीजन क्या रहेंगे? तो जिस रीजन में रेनफॉल कम होगी वो वाटर स्कार्सिटी को फेस करेगा, और ऐसी चीजों से सॉर्ट आउट के लिए क्या किया जाता है, वाटर को हार्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप राजस्थान में देखते हो कि राजस्थान में जो महिलाएं हैं वो 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जा करके सर में मटका रख करके पानी लेकर के आती है। जबकि सारी जगह पे जैसे बिहार, यूपी या डिफरेंट स्टेट हो गए तो वहां पर एक कंडीशन नहीं है। राजस्थान वाले में काफी टफ कंडीशंस है, वाटर की काफी कमी है, डेजर्ट है। डेजर्ट है तो वाटर रिसोर्सेज वहां पर नहीं होंगे, वाटर बॉडीज नहीं होंगी वहां पर, छोटे छोटे ओएसिस होंगे, वो भी काफी दूर दूर पर। और अगर वाटर नहीं है तो नेचुरल वेजिटेशन नहीं होगा, तो विदाउट वाटर हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। वाटर स्कार्सिटी एंड नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर स्कार्सिटी, पानी की कमी और जरूरत है कि वाटर को कंजर्व करे, उसको प्रॉपरली मैनेज करे। जैसे इंडिया का पॉपुलेशन 145 सीआर है, 145 करोड़ है, और बहुत सारे इंडिया के ऐसे स्टेट है जो वाटर स्कार्सिटी को फेस कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए तमिलनाडु। तमिलनाडु पहले वाटर स्कार्सिटी यहाँ पर उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अभी वाटर स्कार्सिटी काफी बढ़ गई है चेन्नई वाले रीजन में। और तमिलनाडु ही वो पहला स्टेट रहेगा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर देगा। अगर आप न्यू घर बनाना चाह रहे हैं तो वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि पानी की बहुत कमी है वहां पर। But a large population requires more water not only for domestic use but also to produce more food. Hence, to facilitate हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शंस। जैसे वाटर की यूज किया डोमेस्टिक यूज के लिए भी है, पीने के ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी है। इसके साथ साथ अगर हम लार्ज स्केल में एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसके लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट है। विदाउट एग्रीकल्चर हम सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फूड आइटम सारे वहीं से आते हैं। तो उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है। Water resources are being overexploited to expand irrigated areas for dry seasons agriculture. एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसे रीजन है जो कि वो उस रीजन में हम प्रॉपर उस क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, फिर भी लार्ज स्केल में क्रॉप का प्रोडक्शन होता है। और इसके पीछे मेन रीजन क्या रहता है? इसके पीछे मेन रीजन रहता है कि वो लोग है जो आपके मशीनरी पंप सेट होते हैं उससे वाटर को, ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के पंजाब और हरियाणा, जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन नहीं होता इरिगेशन के रिगार्डिंग, फिर भी वो इंडिया के लीडिंग आपकी ग्रेन प्रोड्यूसर्स है। इसके पीछे मेन रीजन है टेक्नोलॉजिकली वो ज्यादा एडवांस है और उन्हीं चीज का वो यूज करते हैं। जैसे अगर रेकलेसली अनकंट्रोल्ड वे में अगर ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो उस सेंस में मेजर प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। Agriculture through developing drought-resistant crops and dry farming techniques. Agriculture through developing drought-resistant crop. ड्रॉट रेसिस्टेंस क्रॉप होता है और ड्राई फार्मिंग। तो ऐसे रीजन्स जिसमें कि कम, ऐसे क्रॉप्स का हम प्रोडक्शन करेंगे जिसमें कम वाटर की रिक्वायरमेंट है, तो आसानी से हम वो प्रोडक्शन भी कर लेंगे और वाटर स्कर्सिटी जैसे प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पर पोस्ट इंडिपेंडेंस है, आज़ादी के बाद 1947 के बाद हमारे पास मेजर चैलेंज क्या रहा, हम फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान था उसमें एग्रीकल्चर को टारगेट किया कि एग्रीकल्चर को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं इंडिया में। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया विटनेस इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन क्रिएटिंग वास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, डैम बने, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। और अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो उस सेंस में भी वाटर की स्कार्सिटी होगी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज को रन कराने के लिए, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए लार्ज स्केल में वाटर चाहिए रहता है। Industrial houses are as commonplace as the industrial units of many MNCs, multinational corporation। बहुत सारी एमएनसी बड़ी कंपनियां तो उसको वाटर की रिक्वायरमेंट भी बड़ी होगी। सेकंड पॉइंट की इससे निकलने वाले जो वाटर बिना किसी ट्रीटमेंट का रिवर में ऐड कर दिया जाता है और इससे रिवर की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। The ever increasing number of industries has made matters worse by exerting pressure on existing freshwater resources. In India, hydroelectric power contribute approximately 22% of the total electricity produced। अच्छा, अगर हम वाटर स्कार्सिटी के कुछ मेजर रीजन पे चर्चा करें कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या है और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या है, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब वाटर की क्वालिटी का डिग्रेड होना। एग्जाम्पल के लिए, बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट का बेकार डर्टी वाटर को हम ऐड कर देते हैं रिवर में, तो उससे रिवर का क्वालिटी डिग्रेड हो जाता है। और यही हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी आएंगे, तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में क्या होगा, ओवर पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज्यादा होगा तो वाटर की नीड ज्यादा बढ़ेगी, वाटर की नीड ज्यादा बढ़ेगी तो वाटर जल्द खत्म हो जाएगा। ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो उसके लिए रिक्वायर्ड वाटर चाहिए और उससे वाटर रेकलेसली यूज होगा और वाटर खत्म हो जाएगा। ओवर पॉपुलेशन हो गया, ओवर इंडस्ट्रियलाइज, ओवर एग्रीकल्चर। अति सर्वत्र वर्जित संस्कृत का एक कहावत है, अधिकता हर जगह वर्जित है। अगर ओवर हम कहीं भी करेंगे तो उससे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको एग्जांपल दिए थे कि पंजाब और हरियाणा जो कि उसके पास फेवरेबल इरिगेशन सोर्सेज नहीं होते, बट इलेक्ट्रिक पंप का यूज करता है और इलेक्ट्रिक पंप का यूज करके वो इरिगेशन करता है। इससे क्या होता है कि ग्राउंड वाटर कंटिन्यू डिक्लाइन होता है। सेकंड पॉइंट कि वहां पर इतना ज्यादा एक्सट्रैक्शन करके वाटर को लैंड में छोड़ देते हैं कि जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो भी डिग्रेड होती है। तो एक कुछ मेजर रीजन है जो क्वांटिटी और क्वालिटी एस्पेक्ट रहेंगे जिसके कारण वाटर स्कार्सिटी जैसी चीजें को फेस करना पड़ता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इंडिया में 78% इलेक्ट्रिसिटी जो है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी यानी कोल को बर्न करके चलाया जाता है, जबकि 22% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी डिफरेंट डैम से बनता है, और उसमें से भाखड़ा नागल डैम ये सब जो है काफी इंपॉर्टेंट डैम है। The need of the hour is to conserve and manage our water resource, so safeguard ourselves for health hazards to ensure food security, contribution of livelihood and productivity। But the need of the hour is to conserve and manage our water resource। किस चीज की जरूरत है, तो कंजर्व करने की जरूरत है और साथ ही साथ मैनेज करने की जरूरत है, किसको, वाटर रिसोर्स को। Safeguard ourselves from health hazards to ensure food security, continuation of our livelihood and productive activities। फूड सिक्योरिटी चाहिए, फूड सिक्योरिटी चाहिए तो एडिक्वेट अमाउंट में जुडिशियरी वे में हम वाटर का यूज करेंगे। वाटर क्या, किसी भी रिसोर्स को जुडिशियरी वे में यूज करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा। और अगर हम रेकलेसली यूज करें, अनकंट्रोल्ड वे में यूज करें तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। Productive activities also to prevent degradation of our नेचुरल इकोसिस्टम। इससे हमारा नेचुरल इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। जैसे वाटर इज डिफरेंट, रिवर वाटर इज अ एग्जांपल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, अगर हम विदाउट ट्रीटमेंट उसको ऐड करेंगे तो उससे वो डैमेज हो जाएगा। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट एंड द इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब डैम को माना गया। Archaeological and historical records show that from ancient times we have been constructing sophisticated hydrological structures like dam built to stone rubble, reservoirs or lake, embankments and canals for irrigations। पुराने समय से ये डैम वाला कॉन्सेप्ट चलते आ रहा है। कंस्ट्रक्ट कर देते हैं किस चीज को, सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स को, लाइक डैम्स, उसी को डैम बोला गया पुराने टाइम में। और ये स्टोन, रबल, रिजर्वायर्स,
बनता था, लेक्स या मैनमेड लेक बन जाता था, एम्बैंकमेंट्स होते थे और कैनाल्स इरिगेशन के लिए। डैम बनाने का मेन पर्पस क्या होता है? डैम बनाने का मेन पर्पस रिजर्वॉयर्स अगर क्रिएट हो जाएगा, आर्टिफिशियल लेक अगर क्रिएट हो जाएगा, मान लीजिए रिवर यहाँ से फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पर आर्टिफिशियल लेक क्रिएट हो गया, तो यहाँ से हम चैनल बना लेंगे कैनाल्स के लिए और इस रीजन में इरिगेशन कर लेंगे प्रॉपरली। तो रिजर्वॉयर्स बनने के सबसे बड़े फायदे होते हैं। कैनाल्स इरिगेशन के लिए बनाएंगे, लेक्स बन जाएगा, इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, तो कुछ मेजर बेनिफिट्स रहेंगे आपके डैम से। Hydrological structure in ancient India in the first century, बोला कि BC Sringaverapuram near Allahabad had sophisticated water harvesting system. अलाहाबाद में सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था और यहाँ पर चैनलाइजिंग था, यानी कि एक लिमिट हाइट से अगर रिवर का वाटर इंक्रीज करेगा तो वो चैनल के थ्रू दूर चले जाते थे और आसपास के रीजन में फ्लड नहीं आता था। तो फ्लड से बचने का एक बढ़िया सा मेथड था। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ट। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर थे और उनके टाइम पीरियड में डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम काफी ज्यादा डेवलप हुआ। Dams were traditionally built to impound rivers and rainwater that could। मतलब डैम को ट्रेडिशनली पहले बनाया जाता था, वी यूज टू लेटर टू इरिगेट एग्रीकल्चरल फील्ड, टुडे डैम्स आर बिल्ट मतलब कि नॉट जस्ट फॉर इरिगेशन बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। पुराने टाइम में ओनली इरिगेशन के लिए डैम बनाया जाता था, लेकिन अभी आज के टाइम में डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो गया है। डैम से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट किया जाता है, इरिगेशन के लिए एग्रीकल्चर ये अलग वर्क किया जाता है। जैसे इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि डैम के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं और डैम के नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं। डैम के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हम लोग पहले जान लेते हैं कि डैम अगर बन जाता है तो उससे फ्लड कंट्रोल होता है। डैम बनने से रिजर्वॉयर्स बनता है और रिजर्वॉयर्स बनने से कैनाल्स बनता है और कैनाल से हम आसानी से इरिगेशन कर सकते हैं। अगर डैम क्रिएट होता है तो एक तरफ पे ह्यूज अमाउंट में वाटर अवेलेबल हो जाता है जिसमें हम फिश ब्रीडिंग करते हैं। ये डैम के पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और डैम के नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं तो डैम जैसे फ्लड कंट्रोल करता है उस तरह से फ्लड क्रिएट भी करता है टूटने के बाद। जैसे 2006 में महाराष्ट्र में कोयना रिवर में आया हुआ जो फ्लड था वो इसी का एग्जाम्पल था। फ्लड क्रिएट भी करता है डैम। सेकेंड पॉइंट कि अगर डैम बन जाता है तो वाटर नेविगेशन जो टोटली ब्रेक हो जाता है, क्योंकि डैम जो कि 100-200 मीटर की हाइट वाले होते हैं उतना से आप नाव या कोई भी वाटर बॉडीज जो है, आप वाटर व्हीकल्स जो भी है उसको आप नहीं ला सकते हो। थर्ड पॉइंट, डैम बनने से उसके पार्टिकल्स रिवर के साथ आने वाले पार्टिकल्स एक जगह सेटल्ड हो जाते हैं और ओवरफ्लो करते हैं और डैमेज करते हैं उस रीजन को। फोर्थ पॉइंट है एक्वेटिक लाइफ जो होता है टोटली डैमेज होता है, वहां से वो प्रॉपरली माइग्रेट नहीं कर पाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, आसपास की जो रीजन होते हैं सबमर्ज्ड हो जाते हैं और वहां के रहने वाले लोगों को बिना किसी कंपनसेशन का फोर्सफुली वहां से हटा दिया जाता है। जैसे अब बहुत सारा कैंपेन इंडिया में देखने को मिलेगा आपको, टेहरी डैम उत्तराखंड में, वहां पर भी आसपास के रहने वाले लोगों को वहां से हटा दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर जी ने स्टार्ट किया था, तो काफी इंपॉर्टेंट आपका आंदोलन था जिसमें ट्राइबल पीपल के बारे में वो फाइट कर रही थी कि ट्राइबल पीपल को फोर्सफुली यहाँ से डिस्प्लेस आप नहीं कर सकते हो, आपको उनको प्रॉपर जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है और डैम क्यों मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उसका भी हम लोग जिक्र किए हैं। जैसे कि कौन सा डैम जो है मोस्ट यूजफुल डैम है, सतलज डैम इज द मोस्ट यूजफुल डैम। सतलज डैम क्यों मोस्ट मोस्ट यूजफुल, एक तो सतलज रिवर बना हुआ है जो प्री नैनल रिवर है जिसके पास होली और वाटर रहता है, लार्ज नंबर में हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, भाखड़ा नागल डैम से इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल इंदिरा गांधी कैनाल ओरिजिनेट होते हैं। थर्ड पॉइंट, भाखड़ा नागल डैम से इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिजर्वायर गोविंद सागर रिजर्वायर फॉर्म होता है।
तो ये कुछ मेजर रीजन रहेंगे भाखड़ा नागल डैम के स्पेशलिटी का, इसलिए उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस डैम में दी जाती है। इन रिसेंट जैसे कि इसका हम लोग चर्चा किए हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी डैम आंदोलन, ये सब वहाँ के जो ट्राइबल पीपल है, लोकल लोग हैं, उनको बचाने के लिए बहुत सारे एनजीओ या कुछ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया, उनके द्वारा बचाने की कोशिश की गई। Resistance of these projects has primarily been due to the large scale displacement of local communities. Local communities को displace कर दिया गया, जबकि माइग्रेट करने मतलब होता है अपनी इच्छा से कहीं जाना, डिस्प्लेस करना मतलब फोर्सफुली वहां से हटा देना। अगर गवर्नमेंट उनको हटाई थी तो गवर्नमेंट को प्रॉपर उनको अलाउंसेस देनी चाहिए। Local people have to give up the land livelihood and their merge access or to control over access for the greater good for of the nation। एक चीज तो क्लियर है कि अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि डैम बना करके हम बहुत सारे जो इंडिया की पॉपुलेशन है हम उसको प्रॉफिट देंगे, तो इससे वो कर सकते गवर्नमेंट। सेकंड पॉइंट, डैम बनता कहीं और है, अफेक्ट वहाँ के ट्राइबल वहाँ के लोकल लोग होते हैं, जबकि वाटर दूर वाले यूज करते हैं, तो आप ऐसे भी नहीं कर सकते। एक बैलेंस बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट को इस चीज को लेकर के। लोकल पीपल ऑफन हैड, ये तो हम लोग कर चुके हैं कि जो लोकल पीपल होते हैं उनको एक्सेस नहीं मिलता है, जबकि दूर वाले जो है वो ज्यादा प्रॉफिट गेन करते हैं। इरिगेशन हैज ऑल्सो चेंज। देखिए डैम के नेगेटिव एस्पेक्ट में क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, तो दूसरे साइड में प्रॉपरली वाटर पहुंच नहीं पाता है, जिससे इरिगेशन टोटली प्रभावित होता है। इरिगेशन हैज ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मेनी रीजन्स विद फैमिली शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप। जिस रीजन में इंटेंसिव क्रॉप या कमर्शियल क्रॉप उगाया जाता है और उस रीजन प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं मिलेगा तो फिर क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगे। This has great ecological consequence like मतलब कि salinization of soil. At the same time, it has transferred to the local to the social landscape such that increasing the social gap between the richer landowners and the landless poor. रिचर लैंड ऑनर्स और लैंडलेस पुअर के बीच में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। बड़े बड़े जो फार्मर है वो आसानी से ऐसे इसे सोर्सेस से जो वाटर आता है उसको गेन कर लेते हैं, जबकि छोटे फार्मर्स आसानी से सर्वाइव नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द प्रोजेक्ट erodes due to their failure to achieve the purpose। ये जो जिस पर्पस से इसको बनाया जाता है उसको कभी कभी समटाइम्स अचीव नहीं कर पाते हैं। कंस्ट्रक्ट कंट्रोल फ्लड हैव ट्रिगर्ड फ्लड ड्यू टू, बोला है कि डैम के कारण फ्लड क्रिएट भी होता है और फ्लड कंट्रोल भी होता है। सेडिमेंटेशन जो होता है, छोटे छोटे पत्थर जो जैसे डैम हो गया और डैम से इधर से वाटर आ रहा है तो यहाँ पर जो छोटे छोटे पत्थर है वो सेटल हो जाते हैं। सेटल हो जाते हैं तो यहाँ पर लेवल बढ़ जाता है डैम का। मोreover the big dams have mostly been unsuccessful in controlling flood at the time of excessive rainfall। इसलिए कहा जाता है कि जो बड़े डैम है वो आपके कंट्रोल नहीं कर पाते फ्लड को। बोला कि वाटर को कंजर्व करने के लिए हिली रीजन में किस क्या मेथड होता है, तो गुल्स और कुल्स होता है। जैसे मिजोरम मणिपुर वाले रीजन में गुल्स और कुल्स में पॉइंटेड एक तरह से माउंटेनियस जो पॉइंट होता है उसी का वो पार्ट होता है। वेस्टर्न हिमालय फॉर एग्रीकल्चर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर पर्टिकुलरली इन राजस्थान। राजस्थान में रूफटॉप जो वाटर हार्वेस्टिंग मेथड से उसको यूज किया जाता है, जिससे एक तो वहां पर सबसे कम रेनफॉल होती है, लेकिन जब भी होता है आपके जो रूफ होता है उसको क्लीन किया जाता है और उसके मेन छत से मेन पाइप लगी रहती है जो सीधे आपके ग्राउंड तक जाती है, जहाँ पे आपका टैंकाज बना हुआ है और वाटर वहीं पर स्टोर हो जाता है और वहाँ के लोग पूरे ईयर उसको यूज करते हैं। इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड इन additions channels in the arid and semi-arid regions, agriculture fields were converted into feed shortage structure that allowed the warmth of to stand and moistures। बोल रहा है कि people developed in
इन एडिशन चैनल्स टू एरिड एंड सेमी एरिड रीजन बोल रहा है कि इंडिया में कुछ रीजन है, जैसे राजस्थान की बात करते हैं, ये पहले बहुत ज्यादा प्रिमिटिव था क्योंकि यहाँ पे वाटर सोर्सेज नहीं था। लेकिन जब से भाखड़ा नागल डैम के पास से इंदिरा गांधी कैनाल्स दुनिया की इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल बनी है, तब से इस रीजन में हरियाली आ गई। हरियाली करने का मतलब कि यहाँ पे ग्रीनरी अपीयर होने लगा, एग्रीकल्चर प्रॉपर होने लगा। इसीलिए इंदिरा गांधी कैनाल वाज नोन एज इंदिरा गांधी कैनाल इज नोन एज लाइफलाइन ऑफ राजस्थान। उसको हम राजस्थान का लाइफलाइन कहते हैं। एक वन मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है, आप याद रखिए, खादिन्स जैसलमेर में बोलते हैं और जोहार जो है इन अदर पार्ट ऑफ राजस्थान में बोलते हैं। तो वन मार्क क्वेश्चन हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। द टनल्स कुड बी लार्ज एज ए बिग रूम, बोला कि टैंकास, नॉट टनल्स, यहाँ पर टैंकास था। टैंकास का मतलब क्या था? इस तरह से टैंकास रहते हैं और यहाँ पर मान लो कि मेन पाइप लगा रहता है, ठीक है, ये छत का फ्लोर हो गया। तो यहाँ से वाटर गिरा और गिर करके वाटर यहाँ पर स्टोर हो गया। Polar pan is commonly referred to as this part is considered as the purest form of the nature मतलब कि नेचुरल वाटर। अगर एक ऐसे भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि सबसे जो प्योर वाटर का फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो एवरीवन नो दैट रेनफॉल इज द बेस्ट सोर्स। पोलार पानी इज एग्जांपल ऑफ दैट। इसमें कुछ कुछ टॉप 10 डैम जो डैम दिया हुआ उसका हम लोग जिक्र करेंगे। सलाल डैम जम्मू कश्मीर में है, और सलाल डैम किस रिवर पे है? चेनाब पे है सलाल डैम यहाँ पर। भाखड़ा नागल डैम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और इसके बीच में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में यहाँ पर रीजन बनेगा, यहाँ पर है आपके भाखड़ा नागल डैम। टेहरी डैम उत्तराखंड में, सरदार सरोवर डैम गुजरात में, हीराकुंड डैम इंडिया लॉन्गेस्ट डैम और वन ऑफ द ओल्डेस्ट डैम है, एक है उड़ीसा में। यहाँ देखिए तुंगभद्रा डैम, ये भी इम्पोर्टेंट है, तुंगभद्रा डैम भी कर लेंगे हम लोग। दो यहाँ पर है, गांधी सागर डैम इन मध्य प्रदेश एंड राणा प्रताप सागर डैम इन चंबल। रिवर चंबल पे राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बना हुआ है, एक मध्य प्रदेश में और एक राजस्थान में। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पर। कावेरी पे दो डैम बना हुआ है, एक अफगानिस्तान में, नहीं, देखिए सॉरी, यहाँ पर बोले कावेरी पे दो डैम है, एक है कृष्णा सागर डैम और दूसरा है मेटूर डैम। तो कृष्णा सागर, मेटूर डैम, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा 4, महानदी 5, नर्मदा 6, गांधी सागर एंड 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो ये कुछ डैम है विथ स्टेट आपको बताया गया है, आप एक बार इसका मैप में प्रैक्टिस भी कर लोगे। इस तरह से इस टॉपिक को हम लोग कवर किए। इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई डाउट है, दिक्कत है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अभी हम लोग का ऐप में लाइव सेशन क्विज चल रहा है, हर चैप्टर का ए और साइंस और इसके साथ साथ एसएसटी का, दोनों का। तो बोर्ड अपेयरिंग जो भी स्टूडेंट है, तो काइंडली उस क्विज को ज्वाइन करेंगे और अपने आप को जज करेंगे कितना मार्क्स आ रहा है, ताकि इससे आप जो बचा हुआ टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम तो है नहीं, तो बचे हुए टाइम में एक परफेक्ट वे में प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि अब वो कोल्हू के बैल वाली हाल नहीं, स्मार्ट स्टडी आपको करना पड़ेगा। तो किन चीजों को पढ़ना है, किन चीजों को छोड़ना है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कैसे लिखना है, ये सारी चीजें वहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहाँ पे पर ईयर वाइज क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यू है, क्विज फॉर्म है, लाइव क्विज है, बहुत सारे एकेडमिक बेनिफिट्स आपको वहां से मिलेंगे विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट
फी, फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली। तो आप जुड़िए, अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ऐप का। और अगर इसके रिगार्डिंग जो अभी हम लोग पढ़े हैं कोई डाउट है तो कमेंट करके टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, या यहाँ पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट